नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ विशा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छोटे बच्चों को बता दें कि खाना खिलाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों को पहला अन्न खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की और उसे उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें आगे बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी है। इससे पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर फरियादों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और कई मामलों को मौके पर ही निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। 27 अप्रैल को काशी आगमन और बता दें कि 3000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम होने की तैयारी की समीक्षा बैठक। वाराणसी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के बाद शाम के समय वाराणसी आ सकते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री काशीवासियों के लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही वे जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और दौरे की तैयारियों को लेकर पीएमओ के अधिकारियों ने वाराणसी प्रशासन के साथ ऑनलाइन बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा की है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। योगी में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इसी सप्ताह विस्तार होने की संभावना है। लखनऊ से दिल्ली तक मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की बैठक। नए पदाधिकारियों की सूची तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी सप्ताह विचार होने की संभावना है। लखनऊ से दिल्ली तक मंथन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक की है। नए पदाधिकारियों की सूची तैयार की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इसी सप्ताह विस्तार होने की संभावना है। लखनऊ से दिल्ली तक मंथन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की बैठक। नए पदाधिकारियों की सूची तैयार। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिलेगा, क्या लगता है अमन, क्या कुछ बदलाव और किस तरह से मंथन किया जाएगा? देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ी जो बैठक है वो हुई है और शुक्रवार को जिस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षण जो अधिकारी हैं वो आए थे लखनऊ और उसके बाद जो तमाम बैठक हुई है, उसके बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे काफी समय से कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द संभव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब केंद्रीय जो पर्यवेक्षण है उन्होंने आकर के अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं आला अधिकारी को सौंपा है, तो साफ तौर पर जो रास्ते थे कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार के वो कहीं ना कहीं साफ जल्द हो सकते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, तो उसके लिए लगातार जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी जो 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर यानी कि 6 मंत्री अभी बनने बाकी हैं, तो उसी के लिए जो विकास कार्य जो जिस तरीके से 6 मंत्रियों की जगह है वो 6 मंत्रियों की जगह जब भर जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पूरा मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो यानी कि 6 मंत्रिमंडल में जो जगह है वो जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव है उत्तर प्रदेश में का उस लिहाज से एक बड़ी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो
जो समीकरण है, समीकरण को किस तरीके से बैठाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर हैट्रिक लगानी है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये जो एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ ही कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, तो अलग अलग तौर से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, जो तमाम सभी लोग हैं, सभी के साथ अलग अलग तरीके से चर्चा भी की है। तो चर्चा के दौरान सभी तरीके से ये अपने रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय जो नेता हैं उनको सौंपा है, और उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल जल्द विस्तार भी हो सकता है। वर्षा, अमन, क्या लगता है जो 6 पद अभी खाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा मंत्रियों का? अमन, अब देखिए, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो जो सवर्ण वर्ग है उसको कहीं ना कहीं साधने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो लगातार जो जिस तरीके से जो श्रवण समाज है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो श्रवण समाज है उसको साधने का प्रयास किया जाए, और कहीं ना कहीं जो श्रवणों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में उसको किस तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का वो हमेशा से ही श्रवण हमेशा से रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की बात की जाए जिस तरीके से वो श्रवण समाज लगातार अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से रूठा माना जा रहा है। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए श्रवण समाज के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में विस्तार मिलता हुआ नजर आ सकता है। अमन, हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे जातिवाद के आरोप लगते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि जाति को ध्यान में रखते हुए वो 6 जगहों पे सभी को जगह दी जाएगी ताकि इन आरोपों का और इन निशानों का जवाब दे सके बीजेपी? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार पीडीए के नारे को लेकर के लगातार बढ़ती हुई जा रही है। वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भले ही जातीय समीकरण से ज्यादा चर्चा ना करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जातीय आधार पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं अगर पीडीए को किस तरीके से अगर काउंटर करना है तो लगातार जो अन्य समाज है यानी कि जो श्रवण समाज है उसको एकजुट करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीडीए का जो एक क्राइटेरिया है, पीडीए का जो एक बड़ी जनसंख्या है उसको काउंटर करने की लगातार जो श्रवण समाज है उसका बल लगातार प्रयोग करने की जो बात है, जो प्रयास है वो किया जा रहा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का जल्द ही आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ इस सभी जो जातीय समीकरण है उनको बैठाने का जो प्रयास है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। अमन, हमेशा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर देखने को मिलता है, तो इसको लेकर किस तरह से मंथन किया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी? देखिए, पोस्टर वॉर की अगर जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से हाल फिलहाल की जो घटनाओं की बात की जाए तो लगातार जब पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम युवा ब्रिगेड है उसकी तरफ से जो पोस्टर लगाए गए थे, और उसके बाद उसी के जवाब में फिर माफ करिए समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी पोस्टर लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर एक साफ तौर पर इंडिकेशन है कि एक जिस तरीके से जो कटाक्ष एक दूसरे पर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके की योजनाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले की थी और किस तरीके की योजनाएं अभी मौजूदा समय में चल रही, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पोस्टर वॉर शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं अब एक दौर ऐसा आ गया है कि लोग एडवर्टीजमेंट का जो जिस तरीके का जो दौर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश का जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो एक बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पोस्टर वॉर है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ भी 2027 के चुनाव में नजर आ सकता है। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं सहारनपुर में नारी शक्ति अधिनियम के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और सशक्तिकरण का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व बीजेपी महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने किया, जबकि क्षेत्रीय मंत्री जाटव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर विधायक
राजीव गुंबर और मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन के संयोजक सरदार सुपनीत सिंह रहे और रैली के दौरान महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कहा कि देश की महिलाएं अब आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। पूरे कार्यक्रम में महिलाओं में भारी जोश और ऊर्जा देखने को मिली है। मैं डॉक्टर नीलू राणा, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, सारण से। आज किस विषय में रैली निकाली जा रही है और कहाँ से निकाली? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नारी वंदन अधिनियम 2026 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं और आज 16 अप्रैल से एक विशेष सत्र संसद में शुरू हो चुका है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम नारी सशक्तिकरण को दिखाते हुए आज एक स्कूटी रैली हम लोग यहाँ जनमंच से प्रारंभ करके और हसनपुर चुंगी कोट रोड होते हुए हसनपुर चुंगी तक उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, ये जो कानून है इससे महिलाओं को क्या लाभ है? देखिए, महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं दी, बहुत सारे कार्यक्रम रखे, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व है क्योंकि महिलाओं को नेतृत्व की आवश्यकता थी और महिलाओं को नेतृत्व देकर मोदी जी दिशा दे रहे हैं, दशा बदल रहे हैं महिलाओं की। आप देखिए कि किस प्रकार महिलाएं प्रत्येक अगर कहीं निर्णय होगा तो महिलाओं से विचार किया जाएगा और महिला उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी होगी। तो ये महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और एक बहुत ही बड़ा अधिनियम है। बताया यार महिलाओं को 33%, तो उसमें महिला कितनी भागीदारी रहेगी? क्या महिला राजनीति में उतर पाएगी या और महिला होती है कोई भी किसी समाज की हो, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेगी? क्या उन्हें राजनीति करनी चाहिए नहीं? देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार नारी शक्ति है और नव दुर्गा की पूजा की जाती है। तो प्रथम नव दुर्गा है और नव दुर्गा में वो शक्ति प्रभु ने देकर भेजी है कि वो कहीं भी आप ले जाएं, किसी भी रूप में ले जाएं। राजनीति नहीं, आप देखिए ना, जमीन से लेकर स्पेस तक, जमीन से लेकर चांद तक, तो महिलाएं तो सभी जगह हैं। और आप राजनीति में, मैं संपूर्ण महिला जगत को कहना चाहूंगी कि वो आए और जब तक अच्छी महिलाएं राजनीति में नहीं होंगी तो देश की दशा और दिशा नहीं बदल सकती। क्या संदेश देना चाहिए महिलाओं को? मेरा यही संदेश है कि सशक्तिकरण के रूप में आप आगे आएं और राजनीति में अपनी भागीदारी करें। आप सभी दिशाओं में आगे हैं लेकिन राजनीति में थोड़ा सा पिछड़ गई हैं महिलाएं। तो मेरा उन सभी बहनों से, महिलाओं से विशेष आग्रह है कि राजनीति में आए और देश को सक्षम बनाने में, अग्रसर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी विशाल रैली निकल जा रही है। वहीं भाजपा की सैकड़ों महिलाएं आज सहारनपुर के जनमंच से लेकर हसनपुर चुंगी तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। वहीं हम जानने की कोशिश करेंगे बाइक रैली इस विषय में और क्यों निकाली जा रही है, क्या कारण है। सर, आपकी जो बाइक रैली है वो किस विषय में निकाली जा रही है? देश के लिए बहुत ही एक सुपर क्षण है जबकि बाबा साहब ने सपना कि भारत के लोकतंत्र में नारियों का स्थान हो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 16 से 18 के बीच में विशेष सत्र बुला के लोकसभा का माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी के मार्गदर्शन में पारित होने वाले हैं। नारियों का सशक्तिकरण बढ़ने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है राजनीति फैक्टर सभी दल, जैसे कि पूर्व में 2023 में भी सभी दलों ने किया था, राजनीति से परे जाके इस देश की नारियों के सशक्तिकरण के लिए सभी दल आगे आएंगे और इस पर चर्चा करके बिल्कुल बात कराएंगे। महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। महिलाओं का इसमें क्या कहना है और महिलाओं को लेकर मैडम, ये आज का जो बिल है पास होने जा रहे हैं, पास नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बताइए। देखिए, रक्षिता पंडित मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा मंत्री हूँ मैं। और जो ये नियम पास हुआ है ये बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं हर जगह पे हर जगह पे हमें भागीदारी दे रही थी पर राजनीति में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रही थी। तो अब राजनीति में संसद में 65% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है उससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और साथ में उन्हें राजनीति में अपने फैसले लेने के लिए भी उन्हें बेसिकली अच्छा लगेगा। वो फैसले लेने के लिए अधिकारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं मोदी जी को और योगी जी को। ये थे हमारे साथ सहारनपुर की महिलाएं, जिनका कहना यह है कि अगर महिला को आरक्षण जो पास हो गया तो महिला को राजनीति करने में भी इसका लाभ मिलेगा। RNTV नेशनल के जोगिंद्र सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बांकीगंज हिंसा मामले में प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 13 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक कुल बता दें कि 33 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह मामला 14 अप्रैल को मैलानी थाना क्षेत्र के बांकीगंज मोतीपुर में उस समय भड़का जब बता दें कि खाद गड्ढों के विवाद को लेकर उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत ग्राट नंबर 10 की प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए।
जांच में प्रधान की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले की 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की और ग्राम पंचायत के कामकाज के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। पुलिस लगातार आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और जांच में कई अहम पहलुओं पर कार्य कर रही है। पुलिस के अनुसार मामले में प्रधान की भूमिका मुख्य जांच के केंद्र में है। खीरी पुलिस अधीक्षक से आग्रह करना चाहता हूं कि जो ये दुखद घटना बाकीगंज में हुई है, इसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मेरा आग्रह ये है कि इन गिरफ्तारियों को बहुत ध्यान में रखा जाए। इसमें कोई निर्दोष गरीब व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिन्होंने आगे बढ़कर ये कृत्य किया है, पथराव किया है या पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, जनरल गाड़ियां तोड़ी हैं, पुलिस को मारा है, मैं उनकी सिफारिश नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि कोई निर्दोष व्यक्ति भी इतने बड़े मुकदमों में जेल नहीं जाना चाहिए। ये आपका भी धर्म है, आपका भी फर्ज है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं के पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी बच्चा निर्दोष नहीं होना चाहिए और जांच के नाम पर गांव में जाकर किसी प्रकार से किसी का भी उत्पीड़न या मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं की गिरफ्तारी हो, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ऐसा मेरा आग्रह है, क्योंकि ये बड़े मुकदमे हैं। तो किसी निर्दोष का अगर संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मस्जिद, मदरसा और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई बता दें कि असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सुबह 8 बजे के बाद शुरू की गई। जानकारी के अनुसार गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को कब्जाधारियों को निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। 30 मार्च से स्थानीय स्तर पर मजदूरों द्वारा कुछ निर्माण हटाने का कार्य शुरू किया गया, जबकि 31 मार्च से स्थानीय लोगों ने स्वयं ही मदरसा और 5 दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पूरा कार्य पूरा नहीं हो सका, तो वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई की और अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल यादव का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? और इसके साथ ही बता दें कि यहां बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। संभल में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है और इसके साथ ही बता दें कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। और संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मस्जिद, मदरसा और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सुबह 8 बजे के बाद शुरू की गई। जानकारी के अनुसार गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल यादव का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? फिलहाल की स्थिति क्या है? बिल्कुल वर्षा, मैं बता दूं कि संभल के असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव पड़ता है, जहां पर करीब 3 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसमें अवैध निर्माण में 5 दुकानें और कुछ मकान, मदरसा, मस्जिद भी इसमें अवैध निर्माण कर खड़ी कर दी थी। और उसी को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से इन्हें 20 दिन पहले इन्हें 8 दिन का अल्टीमेट दिया गया था कि 8 दिन के अंदर आप जो अल्टीमेट से हटा लिया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 8 दिन का समय पूरे होने के बाद भी अगर इस तरीका की कार्रवाई समय के अनुसार भी अतिक्रमण नहीं हटाया, तो संभल प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के दौरान यहाँ
पर जो बुलडोजर है वो बुलडोजर लगातार एक्शन जारी है और जो करीब मस्जिद की 40 से 45 लंबाई है इसकी जो मीनार है उसको भी गिराने की पूरी तैयारी कर रखी है। संभल के डीएम एसपी खुद यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो मदरसे को ध्वस्तीकरण कर दिया गया और 5 दुकानों को और जो कुछ मकान थे उनको भी। तो लगातार संभल प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी संभल तहसील क्षेत्र के बिछौली गांव में भी एक ईदगाह के लिए और इमामबाड़े को भी बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया था। और आज जो कार्रवाई की जा रही है इससे कहीं ना कहीं संभल में लगातार कब्जेधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का बर्ता साफ तौर से कहना है कि जनपद में कहीं भी अगर अतिक्रमण या अवैध कब्जा कर लिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन जो लगातार हिंसा के बाद लगातार जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जाए कि संभल की में जो लगातार कार्रवाई की जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं जनपद में हड़कंप मचा हुआ, लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो कई थानों का पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अभी भी जो बुलडोजर है आज दो बुलडोजरों के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर एक्शन है वो अभी तक शुरू किया, सुबह 8 बजे के बाद जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी। अब जो मस्जिद का ढांचा है वो मस्जिद का ढांचे को नीचे गिराया जा रहा है, क्योंकि संभल प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो सरकारी जमीन थी, खाद की, गड्ढों की और स्कूल की जगह थी, उसको उन्होंने लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था और उसी की वजह से कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है सत्यपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट पर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीती रात पुलिस ने हटाकर गाड़ी में बिठाया। ये कार्यकर्ता अरोड़ा से और विध्यांचल टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम सदर और सीओ सिटी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर बता दें कि तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार सपा नेता सतीश मिश्रा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। आरोप है कि एसडीएम और सीओ के साथ भी हल्का धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने बता दें कि अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को जबरन धरना स्थल से हटाया और उन्हें वहां से रवाना किया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं नोएडा स्थित सेक्टर 8 में एक कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी परिसर के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझा बुझाकर कंपनी परिसर के अंदर भेजा ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन पर वेतन वृद्धि न देने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और नोएडा स्थित सेक्टर 8 में एक कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी परिसर के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझा बुझाकर कंपनी परिसर के अंदर भेजा ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन पर वेतन वृद्धि न होने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम पर वैशाख अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। सुबह से ही संगम तट पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय अधिकारी ब्रिजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष की कामना के लिए संगम में स्नान करने आते हैं। श्रद्धालुओं ने भी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन द्वारा भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।